हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादव, जहां पे मैं पढ़ा रही हूं आप सभी को चैप्टर नंबर 3 ऑफ बैंकिंग एंड मनी, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं पहले मनी को और फिर हम बैंकिंग को डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज मनी और बैंकिंग दोनों को कंबाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स CBSE क्लास 12th। लेकिन बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर CBSE किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 to क्लास 12th, और साथ ही में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाते हैं, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले जाके आप उसको चेकआउट करना है और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज एवरी डे वी आर ट्राइंग कि आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपकी स्टडीज को सिंप्लीफाई करे, इजी करे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करे स्टूडेंट्स। और सिर्फ CBSE नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो वी आर मेकिंग श्योर कि भाई इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, और उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे उनको आराम से सारी चीज़ें और फ्री कंटेंट वही बहुत ही क्वालिटी वाला आराम से मिल जाए स्टूडेंट्स। तो इसी बात पे आपको हमें सपोर्ट करना है और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। फाइन, तो शैल वी स्टार्ट टू दिस क्लास स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे हम मनी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई बार्टर सिस्टम क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मनी को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हमने समझा था, और साथ ही में डेफिनेशन ऑफ मनी को भी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगर आपको मनी सप्लाई समझ नहीं आया, मनी सप्लाई ना मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं बोलूँ नेशनल इनकम के बाद मनी सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक रियल इकोनॉमिक टर्म है। रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स कैसे फंक्शन करती है, कैसे मनी फंक्शन करता है, इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये सीखे बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना, तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है। तो चलिए पढ़ते हैं, राइट। सो व्हाट इज मनी सप्लाई से पहले स्टूडेंट्स आपको एक क्विक मुझे मेमोरी टेस्ट करना है कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो। मुझे सबसे पहले बताओ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। उसके बिना नहीं चलने वाला। सबसे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताने वाले हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। तो मुझे बताओ प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। उसके बिना नहीं चलना, उसके बिना मैंने आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, राइट, दीज आर व्हाट प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर में पेमेंट्स कर सकते हैं। और लास्ट वाला हमारे पास क्या था, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये हमारे पास चार हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, मेन फंक्शंस पढ़े थे जो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड है। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्लियर है। चलो वेरी गुड। सो अब हम लोग पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। उससे पहले हमने उसकी डेफिनेशन भी निकाली थी। सो डेफिनेशन ऑफ मनी क्या थी, दैट मनी कैन बी डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ वैल्यू विच हैज डिफर्ड पेमेंट्स कैपेबिलिटी या हैज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इस तरीके का हमने सारे जो फंक्शंस थे उसको एक लाइन में जोड़ के उसकी डेफिनेशन बना दी थी मनी की। तो वो क्लियर हो गया था। चलो, सो मनी सप्लाई क्या होता है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, सो इट इज अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको लिख लो, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब मनी सप्लाई ये कहता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम पब्लिक के पास कितना मनी है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। सप्लाई का मतलब कि एक तरीके से लोगों के पास कितना पैसा पहुंच रहा है, सप्लाई है कितना उनके पास है, क्या चीज़ है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मनी की। तो मतलब एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ भाई तुम्हारे जेब में अभी कितना पैसा है, तो वो क्या हो गया, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर मैं आज देख रही हूँ तो मनी पब्लिक के पास कितना है, उसका जो कैलकुलेशन होता है वो होता है मनी सप्लाई। अब तुम्हें याद होगा जो हमने पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट, वेट, याद आ रहा है, स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। इधर मैं खड़ी हो जाती तुम लोग का आंसर पता चल जाएगा। सो व्हाट इज स्टॉक, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम हमने पढ़ा था कि स्टॉक क्या होता है, रुको, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट स्टॉक की, ठीक है, वर्सेस फ्लो,
तो जो स्टॉक था मेरे पास वो क्या था, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। वहीं पे जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है ड्यूरिंग और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, कल का पढ़ा हमें याद नहीं रहता। मैम ये तो आपने हमें स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो कैसे याद रहेगा, राइट। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम, जिसमें मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दिया है, जैसे कि बैंक बैलेंस, ठीक है। फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर आपने कितना पैसा कमाया, सो बैंक बैलेंस की अगर बात करूं, मतलब एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है उसको बैंक बैलेंस बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। वहीं पे फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब पूरे जनवरी में भाई तुम्हारे जेब में कितना पैसा आया, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ, समझ आया। सो दैट इज वाई जो भी कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़ते हो ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इस मतलब ये नहीं कि उसी चैप्टर के लिए काम आ रहे हैं, आने वाले चैप्टर्स के लिए भी काम आते हैं, तो उसको भूलना नहीं है। समझ आया। सो दैट इज वाई एग्जाम्पल्स के साथ हर एक चीज आपको एग्जैक्टली वैसे याद होनी चाहिए। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे जल्दी से स्टॉक और वैल्यू का और फ्लो का एक और एग्जाम्पल मुझे डेफिनेटली बताओ। क्लियर, चलो। तो अब मनी सप्लाई मैंने क्या बोला, इसमें डेफिनेशन में ही लिखा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो क्या ये स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं हो जाएगा, क्या ये स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं हो जाएगा। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हो हर चैप्टर में, उसको समझना है, उसको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रटोगे ना तो बाद में कुछ समझ नहीं आना है। ठीक है। सो मनी सप्लाई इज अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी और इट इज अ मनी विच इज अवेलेबल विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मनी सप्लाई। क्लियर हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल, एज पर RBI प्रेस रिलीज, total money supply as on 31st March 2021 was 188 lakhs crores। तो ये क्या था स्टूडेंट्स मेरे पास, टोटल मनी सप्लाई एज ऑन 31st March 2021 was rupees 188 lakhs crores। तो मतलब 31st March 2021 पे लोगों के पास इतना पैसा उस पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे था। सो मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ कि फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, it is a measured at a particular point of a time, that is why it is a stock concept। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है। आप ये भी पढ़ सकते हो दैट मनी सप्लाई इज अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। क्लियर, समझ आया। ओके, नेक्स्ट, what are the features of money supply? So money supply includes the money held by the public in an economy only। मतलब इकोनॉमी में पब्लिक के पास जो मनी है सिर्फ उसी को इंक्लूड करना है। ओके, हेयर पब्लिक मीन्स द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच इज मनी यूजिंग, जो मनी यूज कर रहे हैं, फर्म्स, इंडिविजुअल्स। However, it does not include money creating sector of an economy, as the amount of money or cash held by them does not mean any circulation of money in an economy। The money creating sector of a country includes banking system and government। तो दो चीजें मेरे पास आ रही हैं। पहला तो क्या बात कर रहे हैं कि पब्लिक के पास वो मनी होना चाहिए। सेकंड वो बात कर रहे हैं कि सिर्फ होना चाहिए मनी यूजिंग सेक्टर के पास। जो कि कौन होते हैं, फर्म्स, ठीक है, एंड इंडिविजुअल्स।
नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास कि इसमें बिल्कुल भी मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द बैंकिंग क्रिएटिंग और द मनी क्रिएटिंग सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग सिस्टम एंड गवर्नमेंट। ठीक है, सो मनी सप्लाई क्या है, हमें इतना याद रखना है कि तीन चीजें आ गई इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही, तीन चीजें आ गई कि सबसे पहले तो मनी किसके पास होना चाहिए, पब्लिक के पास होना चाहिए, उसी को मैं काउंट करूंगी। और वो पब्लिक कौन सी होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स या फर्म्स होने चाहिए जो कि मनी को यूज करते हैं, ना कि मनी को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने का किसका काम है, बैंक्स का, गवर्नमेंट का। तो इसका हम सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ यही दोनों चीजों को ही मैं इंक्लूड करती हूँ। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट क्या बोलता है कि मनी सप्लाई क्या है भाई, स्टॉक का कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियस वाले स्लाइड में डिस्कस किया कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट मींस दैट द मनी सप्लाई इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी। समझ आया, ओके। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो उससे पहले ना एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ आप सभी को कुछ पॉइंट्स मनी सप्लाई से रिलेटेड। पहली जो चीज है कि ये पब्लिक के पास होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो चीज है ये या तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास हो या फर्म के पास हो, ठीक है। थर्ड जो है मेरे पास गवर्नमेंट और बैंक्स। फोर्थ मेरे पास क्या आता है कि ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे कि क्योंकि ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ फर्म्स की बात करूं तो ये मनी यूजिंग सेक्टर है, ठीक है। और पब्लिक हमारे पास जनरल पब्लिक है। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेकेंड नंबर पॉइंट की या गवर्नमेंट और बैंक्स की, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज ये मनी क्रिएटिंग सेक्टर है। फाइन, तो क्या का इंक्लूड किया जाता है, ये ठीक है। और ये तो हमारा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, तो ये अलग चीज है। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने ताकि आपको समझ आने चाहिए नोट्स। बुक में तो लिखा ही है भाई, बुक में हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बुक में तो ऑलरेडी सारी चीजें मुझे गिवन है, मुझे समझ आनी चाहिए ना एज अ पर्सन। सो दैट इज वाई इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्लियर हुआ, समझ आया। तो बेसिकली जो ये बड़े बड़े पैराग्राफ्स में ऐसा लिखा रहता है हमारी बुक्स में, उसको सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ आया, ओके। Shall I rub it now? Coming back to this, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट था, पब्लिक के पास होना जरूरी है, मनी यूजिंग फर्म के पास ही होना चाहिए, जो मनी क्रिएटिंग है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, और ये एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट, what are the components of money supply? So there are two main components of money supply. सबसे पहले मेरे पास आता है currency with the public, और नेक्स्ट जो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स डिमांड डिपॉजिट with the banks. तो क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक, सेकेंड जो होता है मेरे पास डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। क्लियर, तो सबसे पहला जो मेरे पास मेन कंपोनेंट है वो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास करेंसी विद द पब्लिक। कंपोनेंट मतलब क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स
coins held by the public. It is the most liquid of all assets and includes coins of denominations of 10, 5, 2, 1. We also have for rupees 20, right? And paper notes of denomination like 500, 200, 100. हमारा बंदी हो गया 2000 का नोट, कोई बात नहीं, है ना? So ये सारी जो चीजें हैं, कॉइन्स हो, है ना, चाहे कॉइन्स हो चाहे आपका पेपर करेंसी हो या पेपर नोट्स हो, दोनों की दोनों चीजें इंक्लूडेड रहती हैं. करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फियाट मनी. वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फियाट मनी. So fiat money is basically defined as the money which is under the fiat or order from the government to act as a money. That is, under law it must be accepted for all debts. मतलब कोई भी पेपर नोट मैंने छाप दिया या ना खुद का मैंने एक स्क्वायर शेप छाप के पेपर निकाल दिया तो वो नोट बन जाएगा क्या? नहीं. फियाट मनी मतलब इट हैज़ अ वैल्यू, उसमें कुछ सील है, ऑथराइज्ड है, उसको हम बोलते हैं मनी. दैट इज वाई इट इज अ फियाट मनी. ऐसे तो मैं कुछ भी पेपर बना के छाप दूँ, चलेगा क्या? अच्छा मुझे बताओ, सोशल स्टडीज़ में आप सभी ने पढ़ा होगा कि एक ऐसा टाइम भी आया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, है ना, तो पहले ही बोल देती हूँ. आई थिंक मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था कि उन्होंने गोल्ड सिल्वर्स को छोड़ के कॉपर के कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए थे. और फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया कि सब अपने घर से ही कॉपर उठा के कॉइन्स बनाने लग गए. तो वो क्या हो गया था, सबके पास इतने कॉइन्स हो गए थे तो हमारा जो पूरा था सिस्टम था वो ठप्प पड़ गया था. तो ये भी नहीं कर सकते कि भाई आपको लग रहा है कि जितने भी पैसे सब छाप दो तो भाई हमारी इकोनॉमी सही हो जाएगी, क्यों गरीबी है, सारे पैसे छाप को सबको पैसे बांट दो. इकोनॉमी ऐसे फंक्शन नहीं करती. क्यों नहीं करती, आने वाले क्लासेस में समझने वाले हैं कि वाई गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड नोट्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, है ना. पॉवर्टी को हटाने के लिए आप सारे पैसे छाप दो, सबको बांट दो घर में एक एक करके, मस्त सब अमीर हो जाएंगे क्या? लेट्स सी. चलो, सो दैट इज वाई करेंसी मनी को हम लोग फियाट मनी भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. फियाट मनी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइजेशन दिया है टू एक्ट एज अ मनी. अपने मन से कुछ भी पेपर मनी नहीं बन जाता, उसकी कोई वैल्यू है तभी वो मनी बना है. ठीक है. सो करेंसी विद पब्लिक में आपको याद रखना है कि इसमें नोट्स और कॉइन्स दोनों को ही इंक्लूड किए जाते हैं और इसके लिए हम इसको फियाट मनी भी बोलते हैं. तो ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी है ना स्टूडेंट्स, जब भी आप लिखोगे अपने पेपर में वाला आंसर तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपके आंसर में आ रही हों, पॉइंट्स में आ रहे हों. फाइन, ओके. सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी as it can be legally used to make payments of debts under obligations. So we can also call it as fiat money. We can also call it as legal tender. लीगल अथॉराइज्ड है ना, हर कोई पेपर नहीं बन सकता, उसको एक ऑथराइजेशन मिला है गवर्नमेंट के थ्रू. दैट इज वाई इट इज अ लीगल टेंडर मनी. क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें भी उसका ही पार्ट है. So it can also be termed as a legal tender money as it can be legally used to make payments of debts and other obligations. Now, second जो मेरे पास component आता है, पहला क्या था मेरे पास, currency with the public. Second जो मेरे पास आता है that is demand deposits with the bank. So it refers to the demand deposits or the bank money of the public with the commercial banks. जैसे कि मैंने क्या बोला था, अब तुम ये मत बोलना कि मैम बैंक कहाँ से आ गया, डिमांड बोल रहा है ना. सो डिमांड का मतलब क्या है कि वो पैसा है जो कभी भी लोग डिमांड करके वापस ले सकते हैं. दैट इज इट वाज डिमांड डिपॉजिट. जैसे कि सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे हम डालते हैं उसको कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं ना, सिमिलरली वैसे ही. सो डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी एनकैश्ड. एनकैश मतलब विड्रॉ किया जा सकता है बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम बाय एन अकाउंट होल्डर्स. अ डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी held as it is readily acceptable and means of payment. Fine. So that is why जो demand deposit है हमारे पास वो equally treat किया जाता है इस currency. Why? Because वही currency तो है, वो paper हम submit करेंगे तो पैसा हमारे पास आ जाएगा. So that is why इसको हम लोग क्या बोलते हैं, demand deposit. कि deposit हम कर रहे हैं लेकिन कभी भी demand करेंगे तो उसको withdraw कर सकते हैं. withdraw का एक और क्या नाम होता है, encashed. Clear? समझ आया स्टूडेंट्स? जल्दी से screenshot ले लीजिए ये वाले पार्ट का, जल्दी से. ओके, अपनी कॉपीज में भी आपको बनाना है ये सारी चीजें, ऐसे काम नहीं चलना. ओके, इसका भी तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि पब्लिक ही इशू कर सकती है, ठीक है, और मनी यूजिंग सेक्टर होना चाहिए.
ठीक है, और थर्ड हमारा क्या था कि मनी क्रिएशन वाला सेक्टर नहीं होना चाहिए। और उसमें मैंने बोला था कि बैंक और गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। तो तुम बोलोगे मैम इसमें कैसे बैंक आ गया, आप अपनी बात से कैसे मुकर गई, अभी आप बोल रही थी कि बैंक वगैरह नहीं आएगा और सेकंड पॉइंट में ही बैंक आ गया। तो पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। तो ये डिमांड डिपॉजिट किसके हैं, पब्लिक के ही तो हैं, बैंक और गवर्नमेंट के नहीं है, पब्लिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई। वैसे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर दिमाग में आ जाते हैं। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, क्लियर हुआ। ये जरूर याद रखना कि फियाट मनी भी बोलते हैं और इसको लोग बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, खटाक से या फटाक से। डन, चलो जी, बढ़िया है, समझ आ गया आप सभी के। कैसी लग रही है क्लास, समझ आ रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्साइटिंग तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि कोई ये इंडिया का वर्ल्ड कप मैच नहीं चल रहा जो हमें एक्साइटिंग लगे। आई नो स्टडीज कैन बी बोरिंग स्टूडेंट्स, लेकिन समझ आ रहा है क्या, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं क्या, ये बता दो मुझे। ठीक है ना, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। लो भाई, अभी तुम बोल रहे थे डिमांड डिपॉजिट आते हैं, अब एक और पॉइंट डाल दिया, दैट इज ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स विल बी इंक्लूडेड। मतलब स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी नोटेड दैट द डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस, interbank deposits are excluded. Interbank deposits मतलब held by banks on the behalf of other banks. Such deposits do not form part of money supply as they do not belong to the public. तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मनी सप्लाई में हमसे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने वाले, तो इंटर बैंक होता है जो बैंक एक पर्टिकुलर रेशो मेंटेन करके रखते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल भी हमारे मनी सप्लाई में नहीं आने वाला। जो पब्लिक के पास है, जो पब्लिक का है, सिर्फ वही मनी सप्लाई में आएगा। क्लियर। So gross demand deposit includes interbank deposits also, जिसमें हम लोग interbanking claims भी रहते हैं, while net demand deposits में interbanking नहीं रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? So when we talk about gross, मैंने आपको पहले भी समझाया ना, gross मतलब all और net मतलब कि कुछ छटने वाला है। तो उसमें क्या होता है, something is छट के आपके पास आ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है। तो इसलिए जब भी मैं ग्रॉस की बात करूंगी या ग्रॉस डिमांड डीडी लिख देती हूँ, ठीक है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स की अगर बात करती हूँ तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड रहती है, जिसमें इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स भी रहते हैं। ठीक है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी रहते हैं। लेकिन वहीं पे जब मैं नेट डिमांड डिपॉजिट्स की बात करती हूँ, ठीक है, सो नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड, इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं रहने चाहिए, इसमें रहने चाहिए। क्लियर हुआ। तो हमें जब भी मनी सप्लाई में बात हो रही है, आपसे ना एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डिमांड डिपॉजिट्स, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स या नेट डिमांड डिपॉजिट्स, तो आपको हमेशा क्लिक करना है नेट डिमांड डिपॉजिट्स पे। क्लियर हुआ, समझ आया। रुको ना, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ आप सभी के लिए, वेट, नहीं कैंसिल कर दो इसको, यहाँ पे टिक कर दो ये वाला पार्ट। ठीक है, इंक्लूड इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स, वहीं पे जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, इट ओनली इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी फटाक से। ओके, ठीक है, चलो, इसका मतलब थम्स अप भी है और तुम्हारा वाला जो लाइक करना ना, वो वाला साइड भी है कि लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, अगर समझ आ गया तो। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, दो कंपोनेंट्स हमने पढ़ा है कि एक होता है हमारे पास करेंसी विद द पब्लिक, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दैट इज ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, ये दो हमने कंपोनेंट्स पढ़े मनी सप्लाई के। क्लियर हो गए। चलो भाई आगे बढ़े।
टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग, अभी M1 M2 क्या होता है अभी पढ़ेंगे, डो नॉट वरी. So while calculating M1 measurement of money supply, only demand deposits are considered as a part of money supply and not the term deposit. Demand deposit is equals to saving accounts deposit plus current account deposit. अब मुझे बता दो कि saving accounts and current account में कोई difference होता है क्या? सेविंग अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे कि हम लोग जो लेते हैं, परचेज कर लेते हैं नॉर्मल बेसिस पे सेविंग्स वगैरह करने के लिए. लेकिन जो हमारे पास करंट अकाउंट्स होते हैं ना, यूजली बिजनेसमैन लेते हैं. इस पे ना इन लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है बिकॉज ऑन द डेली बेसिस इनके कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. कभी 10 लाख बिल्कुल हैं अकाउंट में, कभी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस चलते हैं. तो बिजनेस अकाउंट्स जो होते हैं ना यूजली करंट अकाउंट होते हैं, और सेविंग अकाउंट्स में तो हमें खुद इंटरेस्ट मिलता ही है. ठीक है. So these two components of the money supply are also termed as transaction money, as they can be directly used for carrying out transactions at will. Screenshot. जल्दी से. Clear? Okay. So What are the measures of money supply? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिमाग घुमा देते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं. अब ये M1 आया था ना पिछले वाले डेफिनेशन में, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, टिल 1967 एंड 68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है. So the Reserve Bank of India used only narrow measure of money supply, but since 1977 four alternative measures of money supply has come, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं M1, M2, M3 and M4 has been evolved. ठीक है. तो मतलब these are the measures. तो measure number 1, measure number 2, measure number 3 and measure number 4. मतलब ये बताता है कि किसी मनी सप्लाई में आप क्या क्या इंक्लूड करना चाह रहे हो. तो M1 में क्या क्या इंक्लूड होगा, M2 में क्या क्या इंक्लूड होगा, M3 में क्या क्या इंक्लूड होगा, और M4 में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसको हमें फिगर आउट करना रहता है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो M1 की अगर मैं बात करती हूँ, इट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई. M1 is the most liquid measure of money supply as all its components are easily used as medium of exchange. Very important कि जो हमारा M1 होता है, it is one of the most liquid. Most liquid मतलब something which is very easy और बहुत अच्छे से transactions इसमें हो जाते हैं. So it is the most liquid form of money supply. अगर मैं बात करती हूँ M1 की, इसमें क्या क्या आता है? Currency, coins with public, demand deposits of commercial banks plus other deposits with RBI. इसको आपको exactly ऐसे याद रखना पड़ेगा. M1 क्या होता है? करेंसी, कॉइन्स विद द पब्लिक, फिर डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक से बात हम रखते हैं, पब्लिक की ही बात हो रही है, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI. ये सारी चीजें जो हैं अगर है तो वो सारी चीजें कहाँ आने वाली है? M1 में. तो यू हैव टू रिमेंबर CC प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट्स. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, CC, DD एंड अदर डिपॉजिट्स. CC क्या हो गया? करेंसी एंड कॉइन्स. ठीक है. DD क्या हो गया? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI. ठीक है. तो अगर मैं M1 की बात करती हूँ यहाँ पे, तो M1 में क्या क्या आ जाता है? CC, ठीक है, मतलब करेंसी एंड कॉइन्स, ठीक है. DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, एंड हमारे पास फिर आता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI. क्लियर हुआ सभी को? तो आपको ऐसे याद रखना है, CC प्लस DD प्लस RBI. तो आपको याद रहेगा यहाँ पे अदर डिपॉजिट्स. ठीक है. क्लियरली ये वाला पोर्शन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ आ रहा है? ओके. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से याद रखना है कि जब भी मैं अगर मैं M1 की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? करेंसी एंड कॉइन्स. तो सबसे पहले CC हम लिख देंगे, करेंसी एंड कॉइन्स. नेक्स्ट वी हैव इज डिमांड डिपॉजिट स्टूडेंट्स, एंड फिर हमारे पास रहता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI. तो ये सारी चीजें किस में आती है? M1 में, यानी
मनी वाले जो मनी सप्लाई नंबर 1 में, ठीक है। सो दीज आर व्हाट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सो M1 में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स, देन हमारे पास आते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, फिर हमारे पास आते हैं अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। फाइन, अब दिख रहा है आपको आराम से? ओके, सो यू हैव टू मेक नोट्स लाइक दीज स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, सो अदर डिपॉजिट्स विद RBI जो अभी हमने पढ़ा है उसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? सो इंक्लूड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। However, it does not include deposits of the Indian government and commercial banks with RBI. It constitutes a very small portion of M1, okay, and so it does not have any significant role to play in the monetary policy formation. So अगर M1 की बात करें, इसका ज़्यादा रोल आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, बिकॉज RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हम पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, डिपॉजिट्स हेल्ड बाय RBI ऑन द बिहाफ ऑफ अदर फॉरेन बैंक्स, है ना, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स की बात नहीं कर रहे। RBI किसका संभाल रहा है, फॉरेन बैंक्स का। तो अगर उसका डिपॉजिट्स अगर मैं काउंट करती हूँ तो वो काउंट होगा, बाकी इंडियन गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स का RBI में जो अमाउंट है वो काउंट नहीं होने वाला इन टर्म्स ऑफ M1। क्लियर हुआ? एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला जो पूरा पोर्शन है इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फॉर MCQ, ओके, कि क्या M1 में इंक्लूडेड रहता है, क्या नहीं रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए बहुत सारे मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। सो दैट इज़ वाई आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। फाइन, सो होपफुली M1 इज क्लियर स्टूडेंट्स। सो M1 क्या है भाई, सबसे पहले हमारे पास करेंसी एंड कॉइन्स है, फिर हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स हैं, एंड देन वी हैव स्टूडेंट्स अदर डिपॉजिट्स विद RBI, राइट। और इस अदर डिपॉजिट्स में सिर्फ और सिर्फ फॉरेन, ठीक है, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो अमाउंट है वो ही इंक्लूडेड रहेगा, और कोई भी इंडियन गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक का कुछ भी यहाँ पे एडिशन नहीं होने वाला है। किसमें? जब मैं मेजर नंबर 1 की बात कर रही हूँ फॉर मनी सप्लाई। क्लियर हुआ? समझ आया? सो वी हैव CC दैट स्टैंड्स फॉर करेंसी एंड कॉइन्स, देन DD वी हैव डिमांड डिपॉजिट्स, देन RBI के साथ जो अदर डिपॉजिट्स हैं, और वो भी जो अदर डिपॉजिट स्टूडेंट्स उसमें भी हैव टू मेक श्योर दैट ओनली फॉरेन बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स ऑफ फॉरेन, और आई वुड से दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन इंडिया आर टेकन इन टू अकाउंट। फाइन, तो जो भी RBI के पास अमाउंट है ये सारे इंस्टीट्यूशंस का वो हम काउंट करेंगे, और कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया का बिल्कुल भी यहाँ पे काउंट नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ? समझ आया? देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना MCQ वाले फॉर्मेट में आपको बहुत देखेंगे। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक श्योर कि कौन सी चीज़ किस में आ रही है आपको पता होनी चाहिए, और कौन सी चीज़ क्यों नहीं आ रही है उसका भी रीज़न क्लियर होना चाहिए। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। तो चलते हैं M2 की तरफ, जो है मेजर सेकेंड of money supply students. So it is a broader concept of money supply as compared to M1, मतलब M2 में ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं as compared to M1. In addition to M1, मतलब जो M1 की तीनों क्वालिटीज़ हमने जो पढ़ी हैं वो तो होंगी ही, साथ ही में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, यानी इसमें क्या ऐड होने वाला है, सेविंग डिपॉजिट्स भी एक तरीके से ऐड होने वाला है विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो क्या हो गया मेरे पास, पहले तो M1 की जितनी भी क्वालिटीज है सारी इंक्लूड करनी है मुझे। M1 में क्या क्या पढ़ा हमने करेंसी एंड कॉइन्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने DD पढ़ा था, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा था, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो ये तीनों चीज़ें तो हैं ही, साथ ही में इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई स्टूडेंट्स की, जितनी भी सेविंग्स है हमारे पास, ठीक है, सेविंग्स है हमारे पास, जो सेविंग डिपॉजिट्स हमारे पास होते हैं, राइट, सेविंग बैंक्स में जो हमारे पास डिपॉजिट रहते हैं, उसको आपने जो पोस्ट ऑफिस बैंक ऑफ इंडिया में सेव कर रखा है, दैट इज सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, उसको भी एक तरीके से काउंट करता है। सो व्हाट वी कैन से दैट कि जो मेरा M2 है, इसमें सबसे पहले M1 आएगा, प्लस में क्या कर दूंगी, सेविंग डिपॉजिट्स विद PO, ऐसे याद रख लो, सेविंग डिपॉजिट्स विद PO मतलब पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग डिपॉजिट्स को सेव किया है इसको भी मैं इंक्लूड करती हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, M2 की। देखो स्टूडेंट्स ऐसे समझना है आपको,
सो बेसिकली वी हैव 2, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो एक तो मेरे पास M1 है और एक मैंने पढ़ा है भाई M2 के बारे में। ये दो चीजें मैंने पढ़ी है, इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स M1 में, तो M1 में क्या क्या आता है, CC, DD एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये तीनों चीजें आती हैं। CC इज फॉर करेंसी एंड कॉइन्स, देन वी हैव डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, जिसमें मैं सिर्फ फॉरेन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो अमाउंट सेव्ड है RBI के पास उसको अकाउंट में लेती हूँ, हमारे यहाँ के खुद की गवर्नमेंट और हमारे बैंक को इंक्लूड नहीं करती हूँ। ये चीज़ आपको याद रखनी जब भी मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। वहीं पे जब मैं M2 की तरफ आती हूँ तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ ऐड हो जाएंगी, मतलब M1 प्लस जो मेरे पास सेविंग डिपॉजिट्स हैं जो मैंने सेविंग्स कर रखी है कौन से बैंक में, वही विद पोस्ट ऑफिस बैंक, सेविंग्स बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में। तो पोस्ट ऑफिस ऐसे आप रख सकते हो। ये क्या है, ट्रिक है याद करने की। सबसे पहले क्या है, CC, DD अदर डिपॉजिट्स विद RBI, क्लियर हुआ। यहीं पे M2 क्या हो जाएगा, M1 प्लस हमारे पास आ जाएगा CD विद PO, दैट इज सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ऐसे आप याद रख सकते हो, क्लियर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में भी लिखना है आपको। फाइन स्टूडेंट्स, बहुत स्लोली मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, बार बार ये सारी चीज़ें रिवाइज कर रही हूँ, बिकॉज MCQ में आपसे पूछा जाता है, आपको 3-4 कंपोनेंट्स दे देंगे, ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे क्या ये M1 में आता है, क्या ये M2 में आता है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना है इन डिटेल। कुछ भी ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे ना तो ऊपर ऊपर वाले नंबर मिलने वाले, वो भी 0, ठीक है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपको जब पता है कि आप पढ़ने बैठ ही रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ लो, फिर नाम वाक के लिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू वोंट बी गेटिंग गुड मार्क्स। और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेशन के लिए मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। अगर आप 100 on 100 भी लेके आ रहे हो, वेरी गुड, लेकिन लर्निंग जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो रट्टाफिकेशन से नहीं हो सकती। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तभी लॉन्ग रन में जाके पढ़ाई आपको हेल्प करने वाली है। अदरवाइज आप सिर्फ मगअप करके चीज़ें कर लोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी में यू नीड ऑनेस्टी एज वेल। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, बहुत डिसिप्लिन में रह के आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड देन ओनली यू विल सी द रिजल्ट्स। फाइन, आपका लास्ट ईयर है ये स्कूलिंग का, सो यू डोंट हैव टू टेक प्रेशर, ऑफ कोर्स लिव योर लाइफ, दिस इज योर लास्ट ईयर, हैव फन विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बट यू नीड टू रिमेंबर कि कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए कि आपका फोकस क्या है, आपका करियर गोल क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड वर्क। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो। सो इसी बात पे भैया M1 और M2 क्लियर हो गए, डन। चलो, सो व्हाट वी कैन से दैट saving deposit with post office saving bank is not withdrawable by check, so they could not be placed under demand deposits with the bank. As a result, the concept of M2 was evolved. अब आपसे पूछा जा सकता है that why the concept of M2 was evolved, या क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो क्यों भाई, बिकॉज इससे पहले वाले इसमें जब मैंने M1 पढ़ा था, M1 में क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तो करेंसी एंड कॉइन्स था, फिर हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स था। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, कि भैया मैंने पैसा आपके पास सेव करके रखा है, केप्ट द मनी सेव विद यू, व्हेनेवर आई नीड इट आई कैन विड्रॉ इट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स हमारी M2 के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेरे सेविंग डिपॉजिट्स हैं विद पोस्ट ऑफिस के साथ, तो उसमें मैं विड्रॉ नहीं कर सकती विद चेक। यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज नॉट विड्रॉएबल, मतलब विड्रॉ नहीं कर सकती बाय चेक, एंड दैट इज वाई इसका जो दूसरा फॉर्म है M2 की तरह एक इवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको, इसको मैं लिखे रहने देती हूँ, ये वाला मैं रब कर देती हूँ, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। दिस वन क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। होपफुली यू आर लाइकिंग द क्लासेस, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हो स्टूडेंट्स। कुछ भी चीज अगर क्लियर नहीं हो रही है तो यू विल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके।
एंड वी हैव टू कीप द क्लास इंटरैक्टिव, तो दैट इज वाई आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एकदम से सपना नहीं आ पाएगा कि हमारे बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जितना आप लाइक करोगे सपोर्ट करोगे उससे हमें पता चलेगा कि ठीक है स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है। सो इसी बात पे इफ़ यू आर लाइकिंग द सीरीज स्टूडेंट्स, जल्दी से सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और अपने शेयर अपने जो स्टूडेंट्स है ना, अपने फ्रेंड्स वगैरह उनको भी शेयर करना है। ऐसा नहीं सिर्फ अकेले अकेले पढ़ लो, सबको एक तरीके से आप हेल्प करो, हो ना, बिकॉज सबकी हेल्प करनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, व्हाट इज M2? M2 क्या है, पहले तो M1 की पूरी कहानी आप उस पर लगा दो, प्लस उसमें हम क्या डालने वाले हैं, SD विद PO। SD विद PO क्या है भाई, ये कलर दिख रहा है आप सभी को? आई थिंक थोड़ा आपके लिए डार्क है ना, इसमें दिख नहीं रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़े लाइट कलर से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो SD लो भाई, ये भी नहीं मान रहे, चलो SD विद PO, इसका मतलब क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। क्लियर, समझ आया? इस तरीके से याद रखना है, पेपर में ऐसे लिख दोगे ना 0 नंबर मिलना है कि क्या लिखा है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाती हूँ, ऐसे लिखना नहीं होता पेपर में, तुम लोग को समझ में आई? यू हैव टू राइट इन फुल फॉर्म, दिस इज जस्ट टू रिमेंबर। क्लियर, सिर्फ अपने दिमाग को एकदम जगाने के लिए कि एकदम से क्लिक नहीं होता ना, उन सारी चीज़ों के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक्स को ऐसे छोटे तरीके से लिखा नहीं जाता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन टॉप नॉच होना चाहिए, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन पे मैं इतना जोर डालती हूँ ना हर वीडियो पे स्टूडेंट्स, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन इज द की इन द बोर्ड्स। आप किस तरीके से पेपर प्रेजेंट करते हो, आपका लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, फ्रेमिंग करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें CBSE में डेफिनेटली देखी जाती हैं। फाइन, सो इट इज़ नॉट ईजी टू गेट पास। जो सोच रहे कि हम तो ले आएंगे नंबर, एक रात पहले पढ़ के हम लोग ने 11 साल अपने जीवन के यही किया है, तो ये वाले इसमें क्या बेटा, 11 ईयर्स जो आपने किया वो किया। दिस इज योर 12th स्टैंडर्ड, योर फाइनल ईयर इन स्कूलिंग, यू कैन नॉट टेक रिस्क। अगर रिस्क लेना है तो आपको बैठे रहना, यू वांट टू रिपीट 12th, देन वो आपके ऊपर है। लेकिन स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू गिव योर 100%। ये एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलना है, ओके। सो दैट इज वाई पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करना है, और अपनी डिटेलिंग्स पे किस तरीके से हमें आंसर्स को लिखना है, ये सारी चीज़ों पे भी आपको डेफिनेटली फोकस करना है। सो आई होप M1 एंड M2 इज क्लियर, ओके। What is M3? M3 देखो, this concept is broader as compared to M1. In addition to M1, it also includes net time deposits. मतलब इसमें क्या ऐड होने वाला है, सबसे देखो M1 तो सब जगह आने ही वाला है, तो सबसे पहले M1 मैंने ऐड कर दिया, फिर मैं ऐड क्या करने वाली हूँ, नेट टाइम डिपॉजिट्स प्लस नेट टाइम डिपॉजिट NTD। ये क्या है मेरा M3। सो M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस NTD, दैट इज नेट टाइम डिपॉजिट्स। क्लियर हुआ? तो मैं क्या बोल सकती हूँ, रुको, ठीक है, ये क्या था मेरा M1 प्लस SD विद PO, ठीक है। M3 क्या हो जाएगा मेरा, M1 प्लस NTD, नेट टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, ऐसे याद रखना है। सो व्हाट वी हैव स्टूडेंट्स हियर दैट दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो इंक्लूड नेट टाइम डिपॉजिट, सो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा M3। M4 देखेंगे स्टूडेंट्स, दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स इन एडिशन टू M3। मतलब इसमें क्या किया, M4 में M3, इसी में M1 भी इंक्लूडेड है, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद PO। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ M2 की, उसमें हमने क्या पढ़ा था, SD। यहाँ पे मैं क्या पढ़ रही हूँ, TD। मतलब यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स की बात हो रही है, उसमें सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स की बात हो रही थी। मतलब आपने जितने भी काइंड्स ऑफ डिपॉजिट करें सारे के सारे इसमें इंक्लूड होने वाले हैं, राइट। सो M4 क्या होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें NSC जिसको हम बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। क्लियर? ये एक्सेप्शन है, इसको आपको एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, ओके। सो M3 क्या होता है स्टूडेंट्स, M3 क्या है हमारे पास,
M1 प्लस NTD जिसको हम लोग बोलते हैं नेट टाइम डिपॉजिट्स, और वहीं पे अगर मुझे M4 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा M3 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा टोटल डिपॉजिट्स विद हमारे पास जो हमारे पोस्ट ऑफिस बैंक में है। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें मुझे NSC जिसको हम बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, बाहर रखना है, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर हुआ, समझ आया सभी को? तो क्या क्या हमने पढ़ा स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैंने पढ़ा कि M1 क्या होता है मेरा? M1 इज बेसिकली सेविंग डिपॉजिट्स, सॉरी M1 हमारा होता है CC प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये क्या होता है मेरा M1। वहीं पर अगर मुझे M2 निकालना होता है तो मैं क्या करती हूँ भाई, M1 में क्या ऐड कर देती हूँ SD विद PO, SD विद PO, और SD विद PO क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली सेविंग डिपॉजिट्स। तो ये दोनों चीजें क्लियर हुई, M1 एंड M2 डन, क्लियर। वहीं पे अगर मुझे निकालना रहता है M3 तो मैं क्या कर देती हूँ M1 में ऐड कर देती हूँ NTD नेट टाइम डिपॉजिट्स। सिमिलरली अगर मुझे M4 भी निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, M3 को ऐड करना पड़ेगा प्लस TD विद PO, और इसमें NSC बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो क्या मुझे चारों के चारों याद हो गए हैं क्या? कौन कौन से चारों? रुको मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। पहले मेरे पास आता है M1, फिर मेरे पास आता है M2, फिर मेरे पास आता है M3, और फिर मेरे पास आता है M4। और ये सारी ट्रिक्स मैंने अभी के अभी बनाई है तुम्हारे लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले से बहुत चली आ रही है। चीज़ों को एनालाइज किया, ये सारे तरीके होते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए, अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, ठीक है? इसको बिल्कुल भी पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, हैव टू राइट फुल फॉर्म्स। क्लियर? तो M1 में क्या होता है CC प्लस DD प्लस हमारे पास क्या हो जाता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। फाइन। वहीं पे जब मैं M2 की बात करती हूँ तो भाई उसमें M1 भी इंक्लूडेड रहता है प्लस हमारे पास SD विद PO। SD क्या है? सेविंग डिपॉजिट्स। फिर मेरे पास आता है M3, उसमें मैं क्या करती हूँ फिर से M1 को ऐड करती हूँ, M1 को मैंने यहाँ पे ऐड किया प्लस मैं कर देती हूँ नेट टाइम डिपॉजिट्स। और M4 क्या होता है? M3 मैंने ऐड किया प्लस मैंने टोटल डिपॉजिट्स ऐड किए जो मैंने सेविंग्स, जो हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक है उसमें मैंने रख रखे हैं। लेकिन साथ में मैंने क्या एक्सक्लूड किया? NSC, ठीक है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को मैंने आउट करके रखा है। तो ये पूरा क्या एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है M1, M2, M3 एंड M4 का। क्लियर? चलो सो एक बार इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स, और जल्दी से ना इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप सभी को। इस तरीके से अपने कॉपी में भी बना सकते हैं। ऐसा बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और पेपर में ये क्वेश्चन आता है ऐसा आप बना देंगे तो भाई बिल्कुल चांद चांद लग जाएंगे। बिकॉज द इन्विजिलेटर और द चेकर जो एग्जामिनेटर है भैया वो आपका इतना खुश हो जाएगा कि यार बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, लग रहा है कि पढ़ने वाला बच्चा है और उसने पूरे 12th में ज़रूर मेहनत करी है। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट प्लस पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, आई एम कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। सो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ साथ साथ में जो मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स दे रही हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको भी कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है। ओके जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके का ग्राफ अगर आप अपना डायग्राम है ना अपनी कॉपी में ही बनाते हो तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यू विल फील गुड। जब भी आप कॉपी खोलोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी कि ठीक है फ्लो चार्ट टाइप का बना है। एक होते हैं ना कुछ लोग जो नोट्स तो बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल घबरा घबरा करके लिख लिया, फिर जैसे ही खोला पेपर के एक दिन पहले तो हमारी खुद की राइटिंग हमें समझ में नहीं आती। ऐसे कौन बनाते? मैं भी ऐसे नोट्स बनाती थी, ठीक है। शुरुआत में आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम थिंग, लेकिन मुझे दिखा कि नहीं यार, एक बार फिर मेरे इकोनॉमिक्स में आए बड़े कम नंबर, मुझे लगा कि यार मेरे को तो समझ में आता है, मैंने क्या किया, फिर मुझे समझ गया भी 12th है। देन आई रियली वर्कड हार्ड ऑन राइटिंग, और उसके बाद भाई क्या तो नंबर आने लगे मेरे इकोनॉमिक्स में, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर था। दिक्कत क्या था? लिखने में दिक्कत आती थी। तो उसका एक ही हल है स्टूडेंट्स, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? कोई आपके लिए आके पेपर नहीं लिखने वाला है। सो दैट इज वाई इफ यू नो कि इवेंचुअली आपको ही करना पड़ेगा तो डे 1 से क्यों ना मेहनत करे। सो भले ही देर में सही, लेकिन अकल आ गई थी टाइम पे मुझे, और मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो मुझे उसका फ़ायदा मिल गया। आपको भी अगर मैं बता रही हूँ, अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लोगे अपने लाइफ में, आपको भी हेल्प मिल जाएगी। फाइन। सो M1 में क्या होता है मेरे पास? CC प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। फिर मेरे पास M2 क्या होता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद PO, ठीक है।
ऐसे लिखना नहीं पेपर में, सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। ओके, M3 M1 प्लस NTD, फाइन। और M3 क्या होता है मेरे पास, पहले मैंने सॉरी M4 क्या होता है मेरे पास, M3 ऐड किया, फिर मैं क्या कर दूंगी, टोटल डिपॉजिट्स विथ PO, और NSC को भगाना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से देखो क्या कर सकते हो आप, पता है आपको इस तरीके से ही बनाना चाहिए। सबसे पहले जो एक फॉर्मेट है जैसा हम एग्जामिनेशन में बनाना चाहते हैं वैसा आपने बनाया, फिर साइड में पेंसिल से या दूसरे कलर के पेन से आप इस तरीके से चीज़ें लिख दोगे तो आपको पता है कि ठीक है ये वाला इसका पूरा फुल फॉर्म है, इस तरीके से मुझे मेरे दिमाग को बोलना है, कैसे याद रखना है। फाइन, तो बिल्कुल मैग्नेट की तरह ब्रेन में ही चिपक जाएगा आपके। फाइन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके, जल्दी बताओ कि कैसी लग रही है ट्रिक्स, समझ आया क्या? अब मैं M1 M2 M3 एंड M4 कभी भूलूंगी नहीं, याद हो गया मुझे, क्लियर हो गया? चलो ग्रेट यार, I hope all this is really helpful for you students. I really wish, because we all the teachers in Magnet Brains are really working hard for you. So if you really like the work of any particular teacher, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको वो टीचर का अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, so definitely you should like, share and subscribe. Okay? लाइक करो, उस वीडियो को प्रमोट करो एक तरीके से अपने स्टूडेंट्स में कि यार ये वीडियो अच्छा है, ये मैम ने अच्छा समझाया है. So definitely you can share such stuff also. इतने रील शेयर करते हैं तो ये भी शेयर कर सकते हैं if you really like the video, अगर सच में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो. Fine? Okay. So the important facts about money supply is the four measures of money supply represents different degrees of liquidity, with M1 being the most liquid and M4 being the least liquid. Now again MCQ. Which is the most liquid or which is the highest in terms of liquid in terms of different measures of money supply? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसमें जो लिक्विडिटी है वो किस में है, M1 में है, और सबसे ज़्यादा लीस्ट किस में है, M4 में. ये आपको एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है. देन M3 इज वाइडली यूज एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई एज इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी. M1 and M2 generally known as narrow money and M3 and M4 are known as broad money concepts. तो अगर M1 है प्लस M2 है, M3 है प्लस M4 है तो ये नैरो होता है स्टूडेंट्स, और ये हमारा होता है जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है ब्रॉड है. क्लियर? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजेस डेटा ऑन मनी सप्लाई इन इंडिया. तो कौन रिलीज करता है डेटा? आपको ऑप्शंस दे देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, SBI, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई RBI रिलीज करता है मनी सप्लाई का. फाइन, और ये याद रखना है कि भाई M1 प्लस M2 एक नैरो कॉन्सेप्ट है, M3 एंड M4 हमारा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसमें लिक्विडिटी है वो कौन सा है, M1, और जिसमें सबसे ज़्यादा कम है वो है M4. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो M3 है ना, M3 हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मनी या एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स भी बोलते हैं ऑफ मनी सप्लाई या ऑफ द सोसाइटी. क्लियर? ये सारे के सारे नोट्स एक बार आप जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका MCQ वगैरह ना बहुत अच्छे से बन सकते हैं स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ वाई सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको करना है. क्लियर? समझ आ रहा है? मैं आप लोग को बहुत टाइम दे रही हूँ स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने का, बिकॉज स्टूडेंट्स हड़बड़ी में चीज़ें नहीं करनी है. बोर्ड्स का मामला है, हमने हड़बड़ी दिखाई तो हाथ से बोर्ड्स निकल जाएंगे. सो दैट इज़ वाई मेक योर नोट्स प्रॉपरली ओवर हियर. ठीक है, टाइम लो, नोट्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाओ कि आप पढ़ो तो आपको समझ आए, है ना. जो बुक में लिखा है सेम आपने अपनी कॉपी में उतार लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कॉपी के पन्ने ही वेस्ट कर रहे हो, अपनी पेन की इंक भी वेस्ट कर रहे हो. तो बिल्कुल भी इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं है आपका. सो दैट इज़ वाई पेपर में सबसे पहले लिखने से पहले जस्ट गो थ्रू द कॉन्टेंट, अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है जो मैं आपको बोल रही हूँ. कोई भी पर्टिकुलर लाइन जो आपको अच्छी लग रही है आप वो भी लिख सकते हो, और उसके बाद अपना एनालिसिस करके फिर नोट्स बनाए जाते हैं. क्लियर? समझ आया? ओके. सो एग्जाम्पल ऑफ मनी सप्लाई जैसे कि मेरे पास है, कैलकुलेट M1 M2 M3 एंड M4. तो आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज याद है? क्या कौन से फॉर्मूलेज हैं मेरे पास? ये फॉर्मूलेज हैं M1 M2 M3 M4 के. ठीक है, सो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. डन? ओके.
अगर M1 की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट द बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले मैं देखूंगी करेंसी विद पब्लिक है क्या, यस 84,000 है। डिमांड डिपॉजिट बैंक से ये भी है, और अगर अदर डिपॉजिट से क्या RBI के पास ये भी है, तो इन सब चीज़ों को मुझे प्लस करना है। सो दैट इज वाई हमने 84,000, 68,000 एंड 3612 को ऐड किया स्टूडेंट्स। तो मेरे पास कितना आ गया, 155,612 करोड़। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो सिर्फ प्लस करना है और कुछ नहीं। ये आपको दिखा है कि करेंसी विद पब्लिक गिवन है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स गिवन है, अदर डिपॉजिट विद RBI गिवन है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, M1। और विदाउट M1 क्या मैं M2 कैलकुलेट कर सकती हूँ, नहीं। M2 के बिना M3 नहीं होगा, फिर M3 के बिना M4 नहीं होगा। तो सबसे पहली कड़ी यही कि तीनों का मैं ऐड करना है। फाइन। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है कि टोटल डिपॉजिट मुझे किस में यूज़ होते हैं, मुझे लास्ट वाले में यूज़ होते हैं, M4 में यूज़ होते हैं। नेट टाइम डिपॉजिट मुझे M3 में यूज़ होते हैं, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ये मुझे M2 में यूज़ होते हैं। क्या मैं इतना फिगर कर पा रही हूँ कि नहीं? जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, क्या मैं इतना फिगर आउट कर पा रही हूँ कि कौन सी चीज़ किस में आती है, कौन से फॉर्मूलेस में, कि पहला ये जितना भी है M1 है, फिर M2 के लिए हम लोग सेविंग डिपॉजिट का यूज़ करते हैं, M3 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं NTD, राइट, और M4 के लिए टोटल डिपॉजिट्स। क्या इतना मैं फिगर आउट कर पा रही थी जैसे ही मैंने प्रैक्टिकल को देखा? अगर हाँ, देन वेरी गुड जॉब, आपने मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से सुना है और समझा है। और इनके से अगर डिफिकल्टी हो रही स्टूडेंट्स, तो अब मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले M1 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है, करेंसी विद पब्लिक, तो मैं इसको ऐड करूंगी। देन डिमांड डिपॉजिट भी मुझे चाहिए रहता है, और मुझे अदर डिपॉजिट विद RBI भी चाहिए रहता है। तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आ गया, M1 आ गया। अब M1 से ही तो बाकी सारी चीज़ें भी निकलती हैं। तो अब मुझे देखना है कि टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, क्या ये वाला मैंने किस में पढ़ा है, लास्ट वाले में पढ़ा था, तो मतलब ये कौन सा है, M4 का कॉन्सेप्ट है। फिर हमने क्या पढ़ा, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ये किस में पढ़ा था मैंने, भाई मैंने ये M3 में पढ़ा था। और सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, ये मैंने M2 में पढ़ा था। तो क्या मैं इतना फिगर आउट कर पा रही हूँ क्या? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन से ही। डन, ओके। तो ये हमने M1 की वैल्यू निकाल ली। M1 के बाद क्या ऐड होता है स्टूडेंट्स, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो ये वाला अमाउंट आपने यहाँ लिखा, प्लस ये वाला अमाउंट आपने यहाँ से निकाला, ठीक है। बेसिकली ये गिवन है, यहाँ से मैंने लिया, तो मेरा क्या अमाउंट आ गया, 16140 करोड़। सिमिलरली M3 मुझे कैलकुलेट करना था, तो क्या फॉर्मूला होता है, M1, तो M1 मैंने ऐड किया, प्लस क्या ऐड होता है उसमें, NTD, तो NTD की मैंने वैल्यू डाली, दोनों को प्लस किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस करना है, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ आ रही है। सिमिलरली M4 को निकालने के लिए मुझे क्या करना रहता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स, तो M3 मेरा यहाँ आ गया था, टोटल डिपॉजिट्स मैंने ऐड किया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, क्लियर? तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन करना है, समझ आया? ओके। सो व्हाट इज हाई पावर्ड मनी स्टूडेंट्स? सो हाई पावर्ड मनी इज अ मनी प्रोड्यूस्ड बाय द RBI एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो, ठीक है। हाई पावर्ड मनी, सो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो हाई पावर्ड मनी मतलब सबसे पहले तो जो करेंसी पब्लिक के पास है और फिर कैश रिजर्व्स जो बैंक के पास है, इन दोनों को जब मैं ऐड कर देती हूँ, तो सबसे पहले करेंसी विद बैंक्स, ठीक है। और फिर हमारे पास होता है, वेट, करेंसी विद पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक, कैश रिजर्व्स विद बैंक। तो दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हाई पावर्ड मनी। सो हाई पावर्ड मनी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? सबसे पहले पैसा किसके पास, पब्लिक के पास, और दूसरा पैसा किसके पास, बैंक के पास। यानी पब्लिक और बैंक दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, पावर हमारी स्ट्रांग हो गई। तो हाई पावर्ड मनी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैड, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक। डन, समझ आया? यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो भी समझ आया? ओके, चलो।
सो एम वर्सेस हाई पावर्ड मनी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. सो मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स. लेकिन जब मैं हाई पावर्ड मनी की बात करती हूँ तो इसमें कैश रिजर्व्स भी आ रहे हैं और एक तरीके से जो करेंसी है वो भी इंक्लूड हो रही है ना. कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक. इट मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज कॉमन इन बोथ द सिनारियोज. मतलब मनी में भी हम लोग तो रख रहे थे ना करेंसी एंड कॉइन्स को, और हाई पावर्ड मनी में भी रख रहे हैं, मतलब दोनों में करेंसीज को हमने सेम रखा है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द मनी का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, वाइल हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स कैश रिजर्व्स विद द बैंक. वहाँ पे मनी में क्या आ रहा था, जैसे कि अगर मैं मनी की बात करूँ और हाई पावर्ड मनी की बात करूँ, है ना, हाई पावर्ड मनी की बात करूँ जो एच से डिनोट होता है, इसमें भी करेंसी आ रही थी, है ना, इसमें भी करेंसी आ रही थी और इसमें भी करेंसी आ रही थी. लेकिन क्या होता है, मनी में डिमांड डिपॉजिट्स आ रहे थे, यहां पे क्या आ रहा है, कैश रिजर्व्स. क्लियर? यही लिखा है यहाँ पे, है ना, डिपॉजिट्स विद द बैंक. मनी इज इंक्लूड्स डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक while high powered money includes cash reserves with the bank. H is high powered money as compared to M because cash reserves serve as the actual base of the generation of demand deposits. So that is why, क्योंकि demand deposit से जो है of course that is also there, लेकिन cash reserves एक तरीके से इसका demand deposit cash reserves का ही पार्ट है ना. सो दैट इज वाई ये दोनों चीजें जो हैं अमाउंट एक हायर वैल्यू रखती हैं. दैट इज वाई इसको हम लोग हाई पावर्ड वैल्यू मनी बोलते हैं और ये हमारा सिंपल मनी होता है. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फटाक से. मैंने कोशिश करी है, मनी सप्लाई एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको जितना मैं कंसाइज करके टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ा सकती हूँ, मैंने आपको पढ़ाया स्टूडेंट्स. फाइन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किया भाई मनी सप्लाई क्या होता है, M1, M2, M3, M4 क्या होता है, और मनी और हाई पावर्ड मनी के बीच में डिफरेंस देखा है स्टूडेंट्स. इस वाले पर्टिकुलर आपको पूरे पोर्शन से बहुत सारे MCQs देखने को मिल सकते हैं और आपसे थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशंस जो 2 मार्क्स के आते हैं, ज़्यादा मार्क्स के नहीं, लेकिन आपको देखने को मिल सकते हैं. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, है ना. हम लोग समझते हैं कि भाई मनी सप्लाई क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है. सो होपफुली सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर रियली वर्किंग हार्ड टू प्रोवाइड यू विथ फ्री एंड क्वालिटी कॉन्टेंट. एंड नॉट जस्ट फॉर CBSE, हम लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के लिए भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स. फॉर CBSE किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड फॉर डिफरेंट बोर्ड्स उसके लिए हमारे पास एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. ओके स्टूडेंट्स, और साथ में आपको ई-नोट्स एंड ई-बुक्स भी मिल जाएंगे जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं. सिर्फ हमें यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर भी आपको फॉलो करना है. जैसे कि भाई यूट्यूब पर तो आप कर ही रहे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, एवरीवेयर, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो स्टूडेंट्स. और इसी बात पे तो सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को. और फिर भी कोई डाउट हो स्टूडेंट्स, आप हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट को जाके डेफिनेटली रेफर कर सकते हो. बहुत सिस्टमैटिक वे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी. होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. सो बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड. ये वाला 12th का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, आप ये समझ लो कि बिल्कुल 100% हमें देना है. एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, हैव फन इन योर लाइफ, प्लस स्टडी भी करना है. बी रेगुलर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.